Ram Ram Saran. Today I am going to discuss the problem of code forces round 903. Actually, I am going to discuss the problem A to F. I'm going to discuss the idea of problem G. I, I have read the problem G and was thinking about it. So, moral of today's contest is never ever try a code forces round or any coding contest with watching cricket match. इनिशियली तो मैं मैच देख रहा था यार। देखो मैंने आज ए में कितनी गलतियां की। एक्चुअली गलती क्या की थी, इस कोड में कुछ सेम नहीं, ये कोड ऑलमोस्ट सेम है, बस ये लाइन ऐड कर दी मैंने इसमें उसकी बजाय जो मैंने पहले लिखा था। एक्चुअली मैं एक सब एरे चेक करने के लिए, जो कंटिन्यूअस सब एरे चेक करते हैं ना, कि जैसे एक स्ट्रिंग S1 में S2 इज ए सब एरे ऑफ S1 है या नहीं है, ये चेक करने के लिए सब एरे और सब स्ट्रिंग, सॉरी सब एरे नहीं सब स्ट्रिंग, तो ये चेक करने में मैं गलती कर रहा था, तो मैंने इतनी पेनल्टीज खाई। पहले ये ट्राई किया, लेट स्टार्ट किया था थोड़ा कॉन्टेस्ट मैंने, तो ये किया, फिर लास्ट तक ही नहीं किया था, फिर लास्ट में वापस ट्राई किया था, तब यही गलती कर रहा था। इसको मैं सोचा ये तो सही होगा और कुछ चेंजेस कर रहा था। देन फाइनली मेरे को याद आया कि हाँ ये भी लिख सकते हैं एस डॉट फाइंड वाला। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम ए। डोंट ट्राई टू काउंट। गिवन स्ट्रिंग s of length n and string s of length m, okay, and multiply by m is less than 25। बहुत छोटा कंस्टेंट है यार, कोई भी अप्रोच लिख दो चल जाएगी। consisting of lowercase Latin letters, you can apply any number of operation to the string x। in one operation you append the current value। so वो इसमें तो दिक्कत नहीं है, आई गेस। चलो, you can apply the any number of operation on the string x। in one operation you can append the current value of x to the end of the string x। note that the value of x will be changed this time। ठीक है, a भी है, तो अपन क्या करेंगे, x में बार बार x को ऐड करते जाएंगे। after what minimum number of operation s will be appear in a x as a substring। a substring of a string is defined as continuous सेगमेंट। यार इसमें मैं ज़्यादा गलतियाँ डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, ज़्यादा टाइम देने वाली प्रॉब्लम नहीं थी। ए है तो ए की तरह ही रहेगी, वो भी दूसरी। हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, पर क्या ही फ़ायदा, मैंने डिस्कस कर दिया एक्चुअली जो मैंने गलतियाँ कर रहा। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्स एक सबस्ट्रिंग गिवन है, जो कुछ भी हो सकती है, ए बी ए या जो भी, एक सबस्ट्रिंग गिवन है एस। तो मेरे को एक्स को मैं ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ, एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स, यानी बार बार एक्स में एक्स को जोड़ सकता हूँ। कब तक, जब तक एस क्या ना हो जाए, इसकी सबस्ट्रिंग ना हो जाए एक्स की। तो यार वही करता हूँ मैं, ब्रूट फोर्स लिख देता हूँ, जोड़ता जाता हूँ। कब तक जोड़ना पड़ेगा ये बता सकता है क्या कोई मेरे को, कब तक? कि एक पॉइंट आएगा जब पता चल जाएगा नहीं होगा। तो यार ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा। एक्स की रोस्ट केस क्या होगा कि एक्स का लास्ट कैरेक्टर पहले वाली जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट कैरेक्टर ले लूँ, बाद में बाकी पूरी स्ट्रिंग ले लूँ। तो ऑलमोस्ट वही है कि कम से कम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना ही चाहिए अपने को। जीरो ऑपरेशन में भी काम हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दिस, कम से कम एक ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अगर जीरो ऑपरेशन में ऐसा हो सकता है ना कि जीरो ऑपरेशन में लास्ट वो हो जाए। एक्चुअली जीरो ऑपरेशन की साइज भी जो ये सब स्ट्रिंग ले रहे हैं उससे 2 गुने से ज्यादा हो सकती है ना। बोलना क्या चाहता हूँ कि जो ये स्ट्रिंग लेंगे ना एक्स, अगर मैंने इसको एक बार ऐड कर दिया और आफ्टर इट अगर जो एक्स की जो लेंथ है ना उसकी वैल्यू, अगर जो सेकंड सब स्ट्रिंग चेक करने के लिए दी हुई है उसके दुगुने से ज्यादा है, तो एक्चुअली इससे आगे ऐड करने से कोई फायदा नहीं। आंसर
-1 ही आएगा। ये चीज़ यार इंस्ट्रक्टिव, वो क्या बोलते हैं, सीधा ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली यही किया मैंने, एक्स लिया, फिर मैंने क्या किया, इन्फिनिटी लूप चलाया, फिर मैंने क्या लिखा, अगर सब स्ट्रिंग है, मतलब सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो ब्रेक कर दो। अगर एग्जिस्ट मतलब अगर आंसर क्या है 0, एक बार ऑपरेशन कम से कम परफॉर्म कर चुका हूँ, उसके बाद अगर एक्स की लेंथ है ना 2m से ज़्यादा है तो वहीं ब्रेक कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अदरवाइज क्या, तो आंसर बढ़ाते जाना है मेरे को और एक्स में ऐड करते जाना है। और अगर लाई नहीं करता आंसर तो आंसर क्या जाएगा, -1, अदरवाइज आंसर आ जाएगा। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम ए के बारे में अपन। प्रॉब्लम बी, वंस अपॉन ए टाइम, जो भी नाम लिखा है, फाउंड 3 threadlets and a pair of scissors. In one operation, lesson choose any threadlets and cut it into 2 threadlets. ठीक है, धागा है, यहाँ धागे धागे काट रहा है अल्टीमेटली, whose length are positive integer and their sum is equal to length of the threadlets being cut. Okay, no problem. For example, he can cut a threadlet of length 5 into threadlets of length 2 and 3, but he cannot cut it into threadlets of length 2.5 and 2.5 of length 0, length 3 and 4. Decim can perform at most 3 operations. He is allowed to cut the threadlets obtained from previous cut will be held to make the threadlets of equal length. बोल क्या रहा है अपने को, 3 धागे की बने ABC, मैं 3 से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, मेरे को ऑपरेशन इसने सीधे कर दिए हैं। और मेरे को सब जो भी धागे बनेंगे ना सबको इक्वल करना है। जैसे टेस्ट केस देखना पड़ा था मेरे को यार, ये स्टेटमेंट से इतना आसानी से समझ नहीं आ रहा था। एक 132 है तो मैं क्या काट सकता हूँ, 3 को क्या किस 2 ऑपरेशन के बाद क्या कर सकता हूँ, 3 को 1 और 2 में काट सकता हूँ, और फिर 2 को किस में काट सकता हूँ, 1 1 में काट सकता हूँ। तो 1 1 1 4 बार हो गए, फिर 2 को किस में काट सकता हूँ, 1 1, कितने ऑपरेशन लगे, 3 ऑपरेशन। तो एक्चुअली मेरे को बनाना क्या है, ए बी सी है, ज़्यादा टेस्ट केस डिस्कशन में इसमें भी जरूरत नहीं है। मान लो ए मिनिमम वाला, ए बी ऐसा है, मान लो ऐसा है, मान लो, जबकि ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा शायद, ऐसा नहीं है ना, मान लो ये ऐसा है। तो एक्चुअली ये बताओ, ए की इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, बी को करेंगे, कितने ऑपरेशन लगेंगे, बी बाई ए, बट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी परसेंट ए शुड बी इक्वल्स टू 0। बी बाई ए ऑपरेशन, बी बाई ए -1 ऑपरेशन लगेंगे। कोई बता सकता है क्या कि मान लो 6 है, 2 बनाना है, कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2 ऑपरेशन ना, पहले इसको 2 और 4 में तोड़ लिया, फिर किस में तोड़ लिया, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 -1, इतने ऑपरेशन लगे ना बी बाई, ये ऑपरेशन लगेंगे। ऐसे ही मैं सी को क्या बनाना है, एक बनाना है, तो सी बाई एक -1 ऑपरेशन लगेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सी परसेंट ए शुड बी इक्वल टू 0, इतने ऑपरेशन लगेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब ए अगर मिनिमम है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है, यानी शॉर्ट कर लूंगा मैं ए बी सी को अल्टीमेटली पहले। फिर मेरे को करना क्या है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड जो ऑपरेशन है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 3 है तो आंसर क्या आएगा, वो 0 नो आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, अगर ये कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है तो बी ए -1 कोमा प्लस सी डिवाइडेड बाई ए -1, ये ऑपरेशन हो जाएंगे। तो यार कोड देखते हैं, आसान सी प्रॉब्लम थी ये। तीनों का मैंने इनपुट ले लिया एरे में ताकि मैं शॉर्ट कर सकूं, मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। फिर मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशंस निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का जो क्या बोलते हैं इसे, मोड बोलते हैं, पर रिमाइंडर लेने पे रिमाइंडर दोनों के साथ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए मोड में। फिर क्या होना चाहिए कि जो डिवाइड करेंगे ना, ए बाई क्या लिखा था मैंने, बी बाई ए और सी बाई ए -1 ये सब ऑपरेशन में ऐड हो जाएंगे। ऑपरेशन टोटल क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी तो नो आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो यस आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा। यार प्रॉब्लम बी भी आसान प्रॉब्लम थी। परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्चुअली मैं आया था, मैंने स्टेटमेंट्स सा देखा है 90 डिग्री रोटेशन वगैरह वाला, तो उस टाइम मैं मैच देख रहा था। एक्चुअली मैंने ऐसे खोला, पता नहीं कौन से टाइप में, फिर मैं डायरेक्ट इस पे डी पे मूव कर गया, मैं डी सॉल्व करने लग गया था। फिर मैंने डी ऐसे डी ई एफ किया, फिर मैंने देखा कि यार ए और सी बचे लास्ट में, तो मैं सोचा ए कर लेता हूँ फिर सी कर दूंगा। और इवन मैंने जी भी पढ़ लिया था, जी को मैंने 10 से 15 मिनट दिए थे, मेरा आइडिया दिमाग में आ गया था, पर मेरे को पता था इतनी जल्दी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वापस ए पे मूव कर गया।
तो सी का क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम क्या बोल रही है, एन मल्टीप्लाई बाय एन का अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है फिल्ड विद लोअर केस लेटर लेटर्स, ठीक है, ए से जेड तक के लेटर्स भरे हुए लोअर केस, छोटी एबीसीडी। द वैल्यू ऑफ एन इज इवन, एन की वैल्यू क्या है, इवन है। ओके, सी वांट, ये जो जो भी कंडीशन दी होती है ना प्रॉब्लम, उसका कोई सेंस होता है। ओड क्यों नहीं दी इसने, इसका भी कोई मतलब होता है यार। ओड देखोगे आप 90 डिग्री से रोटेट कैसे, रोटेट करने के बाद वैल्यूज कैसे बदलेंगी। If it remains unchanged when rotated 90 degree clockwise once. Here an example. तो एक्चुअली यार वैल्यूज सबसे पहले आपको इसके लिए बेसिक्स पता होना चाहिए कि रोटेशन कैसे होता है। जैसे मान लो इस मैट्रिक्स को मैं कितने डिग्री से रोटेट करूँ, 90 डिग्री से रोटेट करूँ, तो वैल्यूज कौन कौन सी वाली चेंज होगी। चलो ये वाली वैल्यू है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये वाली वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये वाली वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। ऐसे ही तो होंगी वैल्यूज चेंज। मतलब चार वैल्यूज एक दूसरे से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, जो चार पे डिपेंडेंसी है। तो ये मेन मेन ऑब्जर्वेशन यही था। इन one operation you can choose any cell and replace it with the value of next character in the alphabet. If the character is Z, then alphabet will not change, does not change। इसका मतलब समझना यार कि मैं A को मैं B में बदल सकता हूँ, B को मैं C में बदल सकता हूँ, पर Z को मैं A में नहीं बदल सकता। और मेरे को करना क्या है कि मैं 90 डिग्री से परफेक्ट स्क्वायर क्या 90 डिग्री से घुमाने के बाद भी जो भी मेरा मैट्रिक्स बनेगा ना, वो उसी के इक्वल होना चाहिए। तो एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, पहले ए था ना, मान लो यहाँ पे कुछ भी था, वो उसकी जगह क्या आएगा, ये वाला। तो ये वाला किस में बदल जाना चाहिए, इसमें बदल जाना चाहिए। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। और ये वाला किस में बदल जाना चाहिए, इसमें बदल जाना चाहिए। ये वाला किस में बदल जाना चाहिए, ये वाला। यानी सारी ये चारों वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, दिख रहा होगा डिपेंडेंसी देख के, ये चारों वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। ये चारों वैल्यू यार किसके इक्वल होंगे, जो इन चारों का मैक्सिमम होगा उसी के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। बोलोगे मैक्सिमम के इक्वल क्यों, आपने मैक्सिमम के इक्वल क्यों बोला। मैक्सिमम के इक्वल इसलिए बोला क्योंकि मैं, जो मान लो मेरे को ए एक वैल्यू, ये ए बी एक वैल्यू है, ई और एक वैल्यू है M। मैं बी को कभी भी ए बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। ए को मैं बी बना सकता हूँ और मैं बी को ई बना सकता हूँ, पर ई को कभी भी नहीं बना सकता। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ही बना सकता हूँ, पीछे कभी जा ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू जो सिलेक्ट करूंगा, जो भी मान लो ये एम है, और मेरा जो कितनी वैल्यूज का चेंज आएगा, एम माइनस ए प्लस एम माइनस बी प्लस एम माइनस ई, ये सम आ जाए प्लस एम माइनस एम, जो भी है, या आंसर होगा या नहीं होगा, आंसर में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी चार वैल्यूज की डिपेंडेंसी देखो। अब मेरे को रोटेशन वाली थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये वाली वैल्यू कहाँ गई थी, यहाँ पे गई थी। कितनी वैल्यूज, मतलब ये किस पे, ये कहाँ पे बदली, आई कोमा जे, एक तो फर्क पड़ रहा है। आई कोमा जे के अलावा किस पे जा रहा है, एक किसके साथ चेंजेस आ रहे हैं इसके, मतलब बताओ। एक मान लो ये किस किस पे डिप, जैसे ये वाली वैल्यू है, एक अपने क्या होगा इसकी, जैसे इसके जो क्या बोलते हैं, इसकी मिरर इमेज। एक्चुअली क्या होगा इसका, इसका मिरर इमेज होगा ना, जिसके साथ ये वैल्यू चेंज होगी, इसका मिरर इमेज क्या होगा, आई कोमा जे का। एन माइनस वन कोमा माइनस आई कोमा एन माइनस वन माइनस जे, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसका मिरर इमेज क्या होगा, जो होगा अपना क्या बोलते हैं, आई कोमा जे का। तो इसका क्या होगा, जो रो रहेगी वो सेम रहेगी, कॉलम, 2 मिनट, जो मतलब ये और किसके साथ चेंज होगा, ये वैल्यू, ये यहाँ से आई अप है, कितनी रोज छोड़ के, आई, जे क्या इसका कॉलम नंबर है, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आई कोमा जे पे मान लो ये कोऑर्डिनेट किस पे, आई कोमा जे, नीचे से क्या छूटा होना चाहिए, आई, आई छूटा हुआ होना चाहिए जी। तो ये वाली वैल्यू होगी क्या, कोमा जे कोमा एन माइनस वन माइनस आई।
सॉरी आई कॉमा जे यही होगी क्या? चेक कंफर्म कर लेते हैं यार एक बार। कैसे इमीडिएट मतलब ये किस पे इफेक्ट डालेगा? सो चार वैल्यूज होंगी, कुछ ये इधर जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो 0,0 कहाँ जाना चाहता था? चार मतलब 3,0 0,3 ये किस पे जाना चाहता था? 3,3 यार वो वाली कंडीशन तो सही है, ये वाली मिरर इमेज ये तो कंफर्म आएगा क्योंकि जैसे ये वाली वैल्यू है वो रोटेट होके कहाँ जाना चाहती है? 1,1 वाली। अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, एक वैल्यू यहाँ से सरकेगी जितनी आई थी। अच्छा हाँ ओके। द कोऑर्डिनेट्स विल गोइंग टू बी n-1 माइनस जे कोमा आई, और जे कोमा n-1 माइनस आई, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। बाकी रिमेनिंग दो कोऑर्डिनेट्स इसमें नो टैग्स ये डाला है देखो। बाकी मेरे को चार कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पहले जैसे चार बॉक्स में ब्रेक कर लो इसको। इवन होने का यही फायदा है, चार बॉक्स में ब्रेक हो जाएगा। ये वाली जो भी वैल्यूज है ना वो कहीं ना कहीं इसमें से कोई एक वैल्यू के साथ चेंज होंगे, इसमें से कुछ एक वैल्यू के साथ चेंज होंगे, तो ये चारों क्या कर लेंगे, एक साथ कवर कर लेंगे ना चार पूरे पार्ट को। अगर पूरे पे आइटरेट करते ना आप, पूरे पे नहीं चल पाता, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी थी ना इसमें थोड़े चेंजेस आ जाते। एक्चुअली मैंने तो इंटरनेट पे सर्च किया था ये इक्वेशंस के लिए, ये प्रूफ मेरे को पता था ऐसा होता है, तो मैंने ऐसे सर्च किया इंटरनेट पे कि रोटेशन कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्टली 90 डिग्री से, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, मैंने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट उठाए थे। आई कॉमा जे n-1 माइनस जे कोमा आई, ठीक है। और फिर क्या, ये कोऑर्डिनेट ये था, एक कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, चारों कोऑर्डिनेट में क्या किया, मैक्सिमम निकाल लिया, और मैक्सिमम वाला क्या कर दिया, वो घटा घटा के जोड़ दिया। यार ये भी मतलब वही है, थोड़ा आप देख लेना रोटेशन वाला, इंटरनेट गूगल पे सर्च करके, अगर किसी को नहीं पता है, ज्यादातर को पता ही होगा वैसे भी। डिवाइड एंड इक्वलाइज, यहाँ से यार अच्छी प्रॉब्लम शुरू होती है जिनमें थोड़ा सोचना होता है। मतलब सोचने वाली जो प्रॉब्लम्स है ना वो यहीं से शुरू होती है। प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं ना, कोई हैवी इम्प्लीमेंटेशन होगा ना कुछ और होगा। यू आर गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास? एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट। चूज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई कोमा ए जे। कोई भी मैं ए आई और ए जे दो वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई शुड नॉट इक्वल टू, चूज एन वन ऑफ द डिवीजर ऑफ वैल्यू ए आई, कोई भी ए आई का कोई भी एक डिवीजर सिलेक्ट कर सकता हूँ एक्स। सच डिवीजर क्या होता है, मतलब डिवीजर होता क्या है कि ए आई एक्स से डिविजिबल हो, ए आई परसेंट एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ए आई का मोड किसके साथ, एक्स के साथ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिप्लेस ए आई विथ ए आई बाई एक्स एंड ए जे को क्या कर देना, एक्स से मल्टीप्लाई। यू डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल बाई सेम बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन इन ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। यार समझ में क्या रहा है, प्रॉब्लम देखते ही समझ में आ गया था, मेरे को क्या की पता। ये डायरेक्ट क्लिक कर गया होगा आपको कि मैं कोई भी ए आई और एजे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक डिवीजन उठा रहा हूँ, इसका एक्स डिवीजर है तो ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, यानी इसका एक्स किसको दे दे रहा हूँ, इसको दे दे रहा हूँ। मतलब मैं डिवीजर्स का क्या कर सकता हूँ, लेन देन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, डिवीजर्स का लेन देन कर सकता हूँ। तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे सारी वैल्यूज को क्या करना है, इक्वल बनाना है। मान लो वैल्यू के इक्वल बनाना है, तो वैल्यू के जो भी डिवीजर होंगे सबके अलग अलग डिवीजर लो, मैं डिवीजर पे फोकस करता हूँ, मेरे को डिवीजर पे तोड़ना है। क्या सारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे? अगर इसके पास एक दो है, मान लो, तो इसके पास भी एक दो होना चाहिए, इसके पास भी एक दो होना चाहिए, तो मतलब अगर या फिर तीन दो है तो इसके पास तीन दो है, तो सबके पास क्या होना चाहिए, तीन दो होना चाहिए। और मैं किसी का भी डिवीजर उठा के किसी को भी दे सकता हूँ, ये इससे उधार ले सकता है भाई। अगर तेरे पास चार दो है, मान लो इसके पास क्या है, दो नंबर है मान लो,
एक क्या है, 2 टू द पावर 4 है, एक क्या है, 2 टू द पावर 2 है। तो क्या ये इससे एक दो उधार ले सकता है? ले सकता है, ऐसे ऐसे बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन तीन बन गए। तो इससे समझ में क्या आया भाई, अल्टीमेटली डिवीजर्स, डिवीजर्स जो कि सारे जो भी डिवीजर्स है वो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ डिवीजर्स, और वो एन से डिविजिबल होना चाहिए, इक्वली बांट होता चाहिए। मान लो अकेले दो डिवीजन पे फोकस करते हैं तो ऐसे होने चाहिए, जो नंबर ऑफ टूज है ना, टूज फैक्टर ऑफ टूज हर एक नंबर में, उनका टोटल सम क्या होना चाहिए, एन से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में, टूज हर फैक्टर के लिए अलग अलग, उनका अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही आइडिया था यार, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, आसान सा है। मैंने अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये कंस्ट्रेंट में क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर ली होती ना, तो मैं कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं देखता। तो शायद आप सोचते हो मैं ऐसे कैसे डायरेक्ट, मतलब मैंने ये देख लिया, कंस्ट्रेंट 10 4 है, ठीक है, 10 6 है, मैं कितने में फैक्टर निकाल सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एन में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मेरे क्या 10 6 का क्या 10 3 आएगा, रोस्ट के 10 4 मल्टीप्लाई 10 3 कितना हो गया, 10 7। 10 7 में काम हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। कभी कभार क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या कहते हैं, सीव सीव वाला लगा के प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू निकाल के वो वैसे भी कर सकते हैं। अभी काम हो जाएगा अपना, तो क्यों करेगा, क्यों फ्री की मेहनत करना। मैंने क्या अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, मैंने क्या क्या सारी वैल्यूज पे आइटरेट कर, मतलब वही किया, हर एक वो इनपुट लिया एरे ऑफ आई का, इसके क्या सारे फैक्टर्स निकाले, फैक्टर के लिए कोड है। मैंने अभी मेरा कोड सुधार लिया, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब फैक्टर वाली प्रॉब्लम आई थी, मैं थोड़ा अलग कोड लिखा था, किसी ने कमेंट किया था ऐसा ही कोड, तो भी मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा। मैं टेम्प की जगह एक्स भी लिख सकता हूँ, बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी। ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते, टू से लेके मैं हर एक नंबर पे आइटरेट करूंगा, जो भी नंबर एक्स से डिविजिबल होगा उसको डिवाइड करते जाऊंगा जब तक मैं कर सकता हूँ, ओके। और मैप में क्या करता जाऊंगा, स्टोर करता जाऊंगा कि जे कितनी बार आ गया, उसका फैक्टर कितनी बार। और अगर लास्ट में एक्स नॉट इक्वल टू 1 बचा, क्योंकि एक्स ऐसा भी हो सकता है प्राइम नंबर हो एक्स, जो कि क्या लाइन आ करता हो, तो इस रेंज में तो आएगा नहीं वो, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको भी तो स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब क्या करना है मेरे को लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे मैप पे हर एक वैल्यू का आइटरेट करूंगा, तो जो सेकंड वैल्यू है ना मैप की, जो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो जैसे दो कितनी बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दो की है ना, वो क्या होनी चाहिए, एन से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। चेक को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, अदरवाइज क्या कर दूंगा, अदरवाइज जो पहले क्या कर रखा था, ट्रू कर रखा था। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था। इस बार का ड्यू थ्री का जो भी डी था वो पहले वाले से आसान आ चुका है, पहले पिछली बार ड्यू थ्री का डी बहुत अच्छा था। यार प्रॉब्लम ये क्या बोल रही है, ब्लॉक सीक्वेंस, ये प्रॉब्लम भी मतलब क्या बोलूंगा मैं, एकदम बेसिक जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बीएफएस जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, बीएफएस भी बोल सकते हैं इसे, है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। सीक्वेंस इज कॉल्ड ब्यूटीफुल, इट हैज ए फॉर्म ऑफ सीरीज इन ब्लॉक्स ईच, अपने को क्या ए लेंथ का एरे गिवन है, और अपने को क्या बोला है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ब्यूटीफुल इफ इट हैज द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ ब्लॉक्स each starting with its length. First comes the length of block and then its element. For example, the sequence 3 3 4 5 2 6 1 and 1 8 4 5 2 6 1। बोलना क्या चाहता है, जैसे मैं पहला जो भी एलिमेंट्स लिख के 3, तो उसके आगे के जो भी तीन एलिमेंट है ना, वो उसी कलर में रंग जाएंगे, और उसके फिर आगे का कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करूँ तो ऐसे अलग अलग कलर्स में आने चाहिए। जैसे ये तो ब्यूटीफुल हो गई सीक्वेंस, ये भी ब्यूटीफुल हो गई। जैसे ये वन ले लिया, तो वन को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो इसके आगे कोई एक नंबर ही लाइन नहीं कर रहा भाई, तो नहीं है ये। जैसे 1 4 को किया, 1 को ले लिया मान लो मैंने, 1 4, तो इसके अंदर 4 को उसने भी उसी कलर में, गाना याद आ गया यार, मेरे रंग में रंगने वाले जो भी है ना। 3 वाला क्या अकेला बच गया भाई, 3 को सिलेक्ट किया तो भाई 3 के पास अगली वैल्यूज ही नहीं है, 2 एक है ना। एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, ये टेस्ट केसेस समझते हैं। अपन कर क्या सकते हैं ऑपरेशन, इन वन ऑपरेशन यू कैन रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द सीक्वेंस, कोई भी मैं एलिमेंट सीक्वेंस से हटा सकता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक थिंग गिवन, टू इजी टू सॉल्व, टू इजी टू सॉल्व। देखो एक्चुअली बोलना क्या चाहता है,
A0 A1 A2 n माइनस, ठीक है। ये अपने पास अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाली सीक्वेंस है ना, इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट ए आई सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकता हूँ। सो ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने मेरे को, सच दैट जो भी एरे बने वो क्या हो जाए, ब्यूटीफुल। एरे का क्या, सुंदर। एरे को क्या है ना, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की क्या डेफिनेशन है भाई, सुंदरता की क्या परिभाषा है? सुंदरता की परिभाषा ये है कि जैसे 3 3 4 2 6 1, पहला एलिमेंट क्या है, 3। मैंने जैसे 3 आया ना पहले, तो उसके बाद जो 3 एलिमेंट है ना वो इसी कलर में रंगे, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है, 6। तो जैसे 6 आया ना, क्या 2 भूल गया ना मैं बीच में, 3 4 5, अच्छा 5 भूल गया था। तभी मैं सोचू 5 भूल गया मैं, है ना। 3 3 4 5 2 6 1, है ना। 3 सिलेक्ट किया जैसे, तो ये क्या आ गया, इसी कलर में आ गया। फिर क्या, मैंने 2 सिलेक्ट किया तो वो अगले नए कलर में आ गया ना, 6 1। ये चीज समझ में आई क्या यार? जैसे सेकंड वाला देखते हैं अपन, 5 6 3 2 है। 5 को सिलेक्ट करके कर सकता हूँ क्योंकि 3 ही आगे अवेलेबल है, मेरे को 5 डब्बे चाहिए, तो नहीं कर सकता, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। 6 में भी डिलीट करना पड़ेगा, 3 में भी डिलीट करना पड़ेगा, 2 में भी डिलीट करना पड़ेगा, चारों डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, ये देखते हैं, 3 4 1 6 7 7। 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, पर 7 7 को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक ऑपरेशन हो गया, दो ऑपरेशन दोनों को डिलीट करने पड़ेंगे। चलो इसको ना डिलीट करके मान लो 3 को डिलीट कर दिया, मान लो कर दिया, तो मान लो 4 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 4 1 6 7। तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगला 7 को डिलीट करने की जरूरत नहीं, 1 6 7 7 ये भर गया, तो अपना 3 को डिलीट करते अपना क्या हो गया, पूरा भर गया। अब देखो काम कैसे हो रहा है। मैं यार एक्चुअली ऐसी जब भी प्रॉब्लम आए ना, ऐसा सोचा करो, मैं किसी भी आई इंडेक्स पे हूँ, मान लो मैंने इसको लिया या नहीं लिया, या तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा, पर व्हाट इफ अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, व्हाट इफ अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो जो आगे वाली वैल्यू पे, जैसे मैं डीपी ऑफ आई कह सकता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मैं किस वैल्यू पे जंप कर जाऊँ, आगे वाली पे, किस पे, i+1 पे। ओके, ये तो करूंगा। अगर मैंने आई को डिलीट कर दिया तो मैं कहाँ पे जंप कर जाऊंगा, i+1 पे। अगर मैंने डिलीट नहीं किया आई को, आई का मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे जंप करूंगा, a(i+1), यहाँ पे जंप करूंगा या नहीं करूंगा। अब एक चीज बताओ, जीरो वैल्यू को, मान लो जो पहली इंडेक्स थी, पहली इंडेक्स में इंडेक्सिंग जीरो से कर रहा हूँ, तो पहली इंडेक्स जो जीरो इंडेक्स पे मेरे को पहुंचने में, मान लो अब मैं डीपी ऑफ आई क्या डिफाइन कर रहा हूँ, डीपी ऑफ आई डिफाइन कर रहा हूँ मैं आईथ इंडेक्स पे पहुंचने में, आईथ इंडेक्स पे पहुंचने में मेरे को कितने डिलीट करने पड़े, मिनिमम, मिनिमम कितने डिलीट करने पड़े। तो मेरे को बताओ, पहली इंडेक्स जो पहली अपनी जीरोथ इंडेक्स होगी, डीपी ऑफ जीरो, वो क्या बोल सकता हूँ मैं, कितने डिलीट करने पड़े, जीरो, क्योंकि इस पे मैं पहले से बैठ सकता हूँ। बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता, एक्चुअली बिल्कुल बैठ सकता हूँ। मेरे को एट द एंड ऑफ द पहुंचना किस पे है, n-1 ये कैरेक्टर्स हो गए, इनको हटाते हुए nth पे पहुंचना है, यही तो। कहाँ पे पहुंचना है मेरे को, nth पे पहुंचना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई पे हूँ मान लो। अगर मैंने आई को डिलीट कर दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डीपी ऑफ i+1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ i+1। पहले भी अपन उस पे पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो पहले से जो आंसर था उसके साथ किसका वैल्यू, डीपी ऑफ i+1, ये होगा ही नहीं होगा, कि एक मैंने डिलीट कर दिया तो जो डीपी ऑफ आई तक पहुंचने का था उसको डिलीट करने का एक ही ऑपरेशन ऐड हो गया, तो इन दोनों का मिनिमम। दूसरा, अगर मैं जंप मार रहा हूँ, आई प्लस ए ऑफ i+1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, डीपी ऑफ आई प्लस ai+1, कोमा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई। कोई ऑपरेशन लगेगा या कुछ डिलीट नहीं किया ना, ये दो ट्रांजिशन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल यही होगा। तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डीपी ऑफ एन, जो भी आया। आएगा ही नहीं आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। और देखते हैं यार, बहुत शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन है ना। तो यार यही चीजें हैं जो आप मतलब पहले ही डीपीए से
2D DP वगैरह पढ़ने चले जाते हैं, ये सारी ट्रांजिशन समझना बहुत जरूरी है, ये कैसे काम कर रहा है। अगर मैं मान लो स्टोर नहीं करता, रिकर्शन लिखता तो 2 टू द पावर पे चला जाता ना। इसको मैं BFS भी बोल सकता हूँ, एक्चुअली ये BFS ही है। मैं ग्राफ के नोड बना लूँ, 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, किस पे जाऊंगा, जिस पे भी जाऊंगा, 1 से 2 पे जाने में मेरे को कितना ग्राफ वेट, ग्राफ 1 लगा, इसमें कितना वेट लगा, 0 वेट लगा। तो ऐसे मैं ग्राफ डिजाइन कर सकता हूँ। एक ग्राफ बनेगा तो मेरे को 1 से N पे जाने में मिनिमम जो होगा 0 1 BFS। ये प्रॉब्लम भी है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। और इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को पता है इसमें DP लग रही है, जब मेरे को इतना मैं 0 1 BFS लिखूंगा, इतना सब कुछ करूंगा, इसकी जरूरत है, नहीं है भाई जरूरत, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। पर मैं ऐसा बना सकता हूँ, जैसे जीरो को मान लूँ, एक nth को नोड मान लूँ, मेरे को 0 से N तक पहुंचने का जरिया बताना है, ठीक है। 0 1 BFS मैं बना सकता हूँ आराम से। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, n से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना ही डिफाइन किया है। तो मैंने इनिशियल इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया और DP ऑफ 0 कर दिया 0 कर दिया। मैंने क्या किया, अगर मैं एक ये वाला जंप i+ai होगा तो मिनिमम किसके साथ होगा, DP ऑफ i के साथ। अदरवाइज क्या होगा, DP ऑफ i+1 के साथ होगा। किसका i+1 वाले का आंसर क्या है, DP ऑफ n। तो इसको आप 0 1 BFS से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसने ओनली DP दे रखा है टैग, इसमें आप BFS भी टैग दे सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी यार, ठीक है n+m ही तो रहेगी। एजेस कितने हो सकते हैं इसमें? कितने एजेस हैं ट्री के, जितने तो एज है। रोस्ट केस में एज कितने हो सकते हैं, n एजेस, n+n2 आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा। तो 0 1 BFS इज ऑल्सो गुड अप्रोच। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें DP नहीं लग पाती, तो वहाँ पे 0 1 BFS होता है। अभी ये वाली प्रॉब्लम, इसको यार वही है, थोड़ा स्टेटमेंट समझ के शायद मैंने ये कुछ अलग तरीके से सोल्व किया, ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। मैं इसका देखूंगा बाद में, अभी अब लाइव ही देखूंगा वीडियो के टाइम किसी और का सॉल्यूशन, क्या आइडिया लगाया लोगों ने। यू हैव ए ट्री with n vertices, source of which are marked. A tree is a connected undirected graph without cycle. ट्री क्या होता है पता है, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रहता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। साइकिल होती तो ट्री का आएगा, नहीं बचेगा ना। लेट fi denote the maximum distance from I to any of the marked vertices. Okay, your task is to find the minimum value of fi among all vertices. For example, in the tree shown in example, vertex 2 6 7 are marked. देखो यार, कुछ गिवन क्या होगा, एक ट्री गिवन है अपने को, कुछ मार्क्ड वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। तो एफ आई क्या बता रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस आई की, आई नोड की फ्रॉम क्या हो गया, मार्क्ड वर्टेक्स, ठीक है ओके। तो मेरे को मिनिमम जो भी एफ आई सारी वैल्यू होगी ना, उसमें से मिनिमम निकालना है। अभी एक्चुअली इस टेस्ट केस को ही समझते हैं यार। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसा पहले प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम हमेशा ही समझना जरूरी होती है, कैसी भी प्रॉब्लम हो। पर थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ोगे ना, तो ऐसा जैसे ट्रीज अभी बेसिक्स पे आपने पढ़ रखा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वन एफ ऑफ वन क्या होगा, मेरे को ये बता सकता है क्या। एफ ऑफ वन एक्चुअली होगा कि इसकी मार्क्ड वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या है, 1 है। इसकी मार्क्ड वर्टेक्स इससे क्या डिस्टेंस है, 2, इससे 2 है। मैक्सिमम क्या है, 2 है ना। तो एफ ऑफ वन क्या होगा, 2। एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 से 2 की डिस्टेंस 0 है। 2 से 6 की डिस्टेंस क्या है, 3 है। 2 से 7 की डिस्टेंस क्या है, 3। तो मैक्सिमम क्या होगा, 3। एफ ऑफ 3 क्या होगा, इसकी 2 से डिस्टेंस है 2 और 6 से क्या है 1 है, और इससे क्या है 1 है। मैक्सिमम वाला लेना है मेरे को 2। एफ ऑफ 4 क्या होगा, 2 से डिस्टेंस क्या है 1, 6 से डिस्टेंस क्या है 1 2 3 4, 7 से डिस्टेंस क्या है 1 2 3 4 4। एफ ऑफ 5 क्या होगा, वही ना 1 2 3 4, मैक्सिमम डिस्टेंस ही है। एफ ऑफ 6 क्या होगा, 1 2 3। एफ ऑफ 7 क्या होगा, 1 2 3। मेरे को मिनिमम निकालना है इनमें से वैल्यू, तो आंसर क्या होगा 2। यार जैसे मैंने सोचना शुरू किया ना, मैं पहले यही दिमाग में आता है, मैंने ब्रूट फोर्स किया, मैं हर एक नोड को पकड़ लूँ और उसमें से ऐसे डिस्टेंस निकाल लूँगा। बिग ऑफ एन स्क्वायर में फिर कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे को कंस्टेंट देख के क्या पता चल रहा है, कंस्टेंट क्या है, 2 × 10⁵ है। ऐसा तो नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जब भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, एक बार ऐसा सोचो कि अगर सारे मार्क हो जाए, व्हाट इफ ऑल द नोड्स
मार्क्ड। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? चलो एक बार इसके बारे में सोच के, एक ही नोड मार्क होता है पूरे ट्री में, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? उसी नोड पे बैठते तो आंसर क्या होता है? 0। आता है नहीं आता? बिल्कुल। अगर दो नोड होते, मान लो दो नोड होते, तो कहाँ पे बैठना बेटर होता है यार? ये सोचो बस, ये बता दो मेरे को। दो नोड होते, यही सोच लो बस, दो नोड होते तो इनके दोनों के बीच में जो है, इनकी अगर डिस्टेंस मान लो 4 है, तो दो डिस्टेंस इधर से बैठ जाऊं, दो इधर से बैठ जाऊं, तो कितने डिस्टेंस पे बैठना बेटर होता है? दो। तीन डिस्टेंस होती तो इधर से दो पे बैठ जाऊं, इधर से एक पे, तो यही होगा ना आंसर। तो मैक्सिमम वाला लेना है तो 2। तो मतलब अगर दो नोड है तो मैं इन दोनों नोड्स के बीच की क्या निकाल लूंगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होता? 2 प्लस 1। नहीं सॉरी, डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अगर ओड है ना डिस्टेंस, तो मैं उसमें प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 करूंगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, इवन वाला। 4 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 ना। तो सीधा 2 से डिवाइड करने पे 2 ही आता है। 3 है तो क्या आंसर आना चाहिए? 2 ना। पर 3 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है, तो 3 प्लस 1 बाई 2। ये तो नॉर्मल सी चीजें हर बार करते ही रहते हैं ना, प्लस 1 करके। दो वाला केस समझ में आएगा, बीच वाला पॉइंट पकड़ूंगा। ठीक है भाई, ओके। नाउ सारी वैल्यूज अगर मार्क्ड होती तो क्या कोई बता सकता है क्या? क्या मैं एक चीज इससे समझ में, मैं ऐसे दो सबसे दूर वाले पॉइंट पकड़ लूंगा। ठीक है, दो सबसे दूर वाले पॉइंट पकड़ लेता हूँ ये, और इनमें बीच में बैठा दूं, तो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी नहीं? बताओ मेरे को। दो सबसे दूर वाले पॉइंट्स का मतलब क्या है? कैसे निकाल सकते हैं? दो डायामीटर ऑफ ट्रीज है, जो डायामीटर के नोड होंगे ट्री के, वही होते हैं दो सबसे दूर वाले पॉइंट। बिल्कुल। उन दोनों के बीच में अगर मैं बैठा दूं किसी को, क्या उसकी जो वैल्यू होगी वही होगा या नहीं होगा आंसर? मान लो इसकी सबसे, मान लो यहाँ पे बैठा हूँ, इसकी सबसे दूर वाला नोड कौन सा होगा इसके लिए? एक्चुअली अपनी डायमीटर की एल्गोरिथम क्या होती है यार? मैं कोई भी एक आर्बिट्री नोड पकड़ लूँ, इससे सबसे दूर वाला नोड पकड़ूंगा ना, वो एक डायमीटर का एक नोड तो होगा ही होगा। डायमीटर का एक नोड होगा ही होगा। ये एल्गोरिथम होती है डायमीटर निकालने की, 2 DFS बोलते हैं इसको, 2 बार DFS रन, 2 DFS एल्गोरिथम। और फिर मैं इस नोड को हिस्सा मान के सबसे दूर वाले पे चला जाता हूँ, वो दूसरा नोड होगा। इससे सबसे दूरी पे क्या होगा? डायमीटर का एक नोड होगा। कौन सा? और मतलब सबसे दूरी पे क्या होगा? डायमीटर का एक नोड होगा। मतलब डायमीटर के नोड से मेरे को क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। और इन दोनों के क्या, मैं बीच में बैठा हूँ, जिसमें जो जिस ज्यादा दूर वाला होगा, इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों डायमीटर के नोड हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। और अगर एक मान लो 3 डिस्टेंस पे, 2 पे है, तो 3 वाला डायमीटर का नोड होगा। और 2 वाला तो है ही है, पर 3 वाला क्या देगा आंसर? अब रुको, सारे पेंटेड का समझ में आ गया। अब कुछ पेंटेड है उसमें क्या होगा? डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते थे? अब कुछ पेंटेड है उसमें क्या होगा? कुछ नहीं, अपने सारे पेंटेड की वजह से कुछ पेंटेड कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक पेंटेड नोट पकड़ूंगा, उससे सबसे दूर वाले पेंटेड नोट पे जाऊंगा। 6 पे गया, मान लो 7 या 6 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 6 पे गया। अब मैं 6 को पकड़ूंगा और उससे सबसे दूर वाले पे जाऊंगा, तो वही 2 पे पहुंच गया वापस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे वापस पहुंच गया। तो 2 और 6 क्या हो गए? डायमीटर के नोड हो गए। 2 और 7 भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एक ही डिस्टेंस पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 2 3। और आंसर क्या हो जाए? 3+1/2 बीच में बैठा देता हूँ। कितनी डिस्टेंस? 2 डिस्टेंस। 2 और 1, 2 डायमीटर की नोड से 2 डिस्टेंस हो गई, 2 वाली मैक्सिमम है, तो 2 वाला आंसर। मिनिमम डिस्टेंस वही होगी, एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस वही होगी, अदरवाइज कोई भी नोड पे बैठा तो मिनिमम नहीं आएगा। यही अपना आइडिया है। एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले क्या, एरे ऑफ आई का इनपुट ले लिया, और मार्क्ड को मार्क कर दिया, जो नोड मेरा मार्क्ड है ना, उसको 1 से मार्क कर दिया। ओके। फिर मैंने क्या, ग्राफ का ट्री का इनपुट ले लिया, ऐसे ही लेते हैं ट्री का इनपुट। फिर मैंने क्या किया, एक नोड जो मैं निकालना चाहता हूँ, मैंने क्या करता हूँ, एरे ऑफ जीरो क्या है अपना, पहला है जो भी मार्क्ड नोड था उसको मैंने पकड़ा, उससे मैंने डीएफएस चलाया, और मैं किस पे पहुंचा? उससे सबसे ज्यादा दूरी पे जो मार्क्ड नोड है। ऐसे ही तो करते हैं अपन, क्या सीधे नोड पे पहुंचते थे? अभी मार्क्ड नोड पे पहुंचते हैं बस। सबसे ज्यादा दूरी पे मार्क्ड नोड है। डीएफएस देखते हैं। एक्चुअली डीएफएस में क्या किया, नॉर्मल डीएफएस लिखा मैंने, और डिस्टेंस कैसे निकलती है, जोड़ते जाओ, फिर वापस बैक ट्रैक करते टाइम घटाते जाओ।
और अगर मैं कहीं भी मार्क नोड पे पहुंच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काउंट क्या हो जाएगा, मैक्स से जब भी बड़ा हो रहा है मेरा तो क्या होगा, नोड में और दूर नोड पे आ गया तो फिर मैंने ऐसे मैं दूरी निकाल रहा हूँ। फिर मेरा जो भी नोड है इसके पास क्या है, जो भी नोड है विजिटेड को वापस असाइन कर दूंगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं यार, क्यों असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पे ट्रू हो गया होगा। फिर मैं क्या करूंगा, वापस उस नोड से दूरी निकालूंगा, जो एक नोड पकड़ा ना, ये अब जो नोड आया ना एनडी के पास, जो भी स्टोर्ड होगा ना इस डीएफएस के बाद, वो क्या होगा, एक डायमीटर का एक नोड होगा। अब मैं दूसरा नोड निकालने की कोशिश करूंगा, डीएफएस ऑफ एनडी। अब मेरे पास डायमीटर का दूसरा नोड और मैक्सिमम के पास क्या है, डायमीटर है। डायमीटर प्लस प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करने पे वो डिस्टेंस आ रही है मेरी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। यार ये प्रॉब्लम ठीक प्रॉब्लम थी। लेट मी चेक, डायमीटर वाली एल्गोरिथम लिखी है क्या सबने, या फिर कुछ और लिखा है। बड़े लोगों को कोड देख रहा हूँ यार, कुछ और भी मिल सकता है। दो दो डीएफएस लगा रखे हैं, पता नहीं क्या लिखा है। दो डीएफएस, टू डीएफएस बोलते थे इसके बाद, ठीक है। देख लेंगे यार, कुछ और किसी के दिमाग में कुछ और यूज किया हो, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है तो बताना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पे मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि मेरा आइडिया काम करेगा। ये प्रॉब्लम है, मैंने जो भी सोचा था। अन्य रिसीव्ड स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन wrote from Roman. The string as consisting of lowercase Latin letters and at first glance does not raise any suspicious. An instruction was attached to the string. Start of instruction. A palindrome is a string that reads same from left to right and right to left. For example, the strings अन्ना है, ठीक है। पैलिंड्रोम पता है अपने को क्या होता है, पता है, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उल्टा सीधा एक समान, बचपन में करता था ना, उल्टा सीधा एक समान, ऐसा शब्द बताओ, डालडा। तो डालडा एक पैलिंड्रोम है, अगर हिंदी में लिखे तो, है ना, उल्टा सीधा एक समान, डालडा, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग क्या होती है पता ही है, एल एल टू आर का मतलब एल से आर में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग इज कॉल्ड ब्यूटीफुल। अब सुंदरता ही वही अलग अलग परिभाषा होती है, हर किसी के लिए सुंदरता अलग अलग है। तो इसलिए जो इस प्रॉब्लम का राइटर है उसके लिए सुंदरता क्या है, it does not contain a substring of length at least 2, that is a palindrome. For example, the substring focus, मतलब कोई भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पाई नहीं जानी चाहिए इसमें, एट लीस्ट दैट इज ए पैलिंड्रोम, ठीक है। यार इस लाइन का मतलब अभी मैं समझते हैं इसका मतलब, पहले इसी का मतलब समझेंगे। एक्चुअली होगा क्या यार, इस सवाल को देखो, कोई भी सबस्ट्रिंग होगी उसमें, कोई कोई भी एक स्ट्रिंग होगी, एस एस जीरो एस वन एस टू से लेके एस ऑफ एम, कोई भी मैं सबस्ट्रिंग उठा रहा हूँ ना, पैलिंड्रोमिक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले दो लेंथ की सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, कभी भी एस ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस वन, आई प्लस वन, ठीक है। मान लो तीन लेंथ की होती है, तीन लेंथ की पैलिंड्रोमिक कब होगी, तीन लेंथ की स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक कब होगी, जब एस ऑफ आई शुड बी, अगर इक्वल टू है तो पैलिंड्रोमिक हो जाएगी ना तीन लेंथ की पैलिंड्रोमिक। तो ये केस नहीं होना चाहिए तीन वाली को बनाने के लिए। चार वाली के लिए क्या होगा भाई, ये दो एलिमेंट फर्क पड़ते हैं, तो बीच वाले दो क्या होंगे, ये दो लेंथ वाली कहीं ना कहीं एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस वन वाला केस है, मतलब दो लेंथ वाली, मतलब एस ऑफ आई शुड बी नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस वन। कोई बीच वाले पॉइंट पे तो यही होना चाहिए, और पांच वाली पे क्या होना चाहिए, यही वाली कंडीशन। तो मतलब एक्चुअली फर्क किससे पड़ता है, इन दो कंडीशन से, नोड्स को किससे फर्क पड़ता है, किसी भी केस में किसी भी आई के लिए should not equal to s of I plus 1 and s of I should not equal to s of I plus 2। ये चीज नहीं होनी चाहिए बस, जो अपने को कंडीशन बताइए। अब अपने को क्या बोल रहा है, व्हेन एन इंटीजर x is added to character si it is replaced by x times with the next character of the alphabet and z being replaced by a। ओके,
ऐसा क्या हो रहा है, मान लो मैंने एल टू आर में एक्स ऐड किया, तो मैं जो भी एल से आर, एस एल प्लस वन जो भी सब में एक्स ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सबस्ट्रिंग इज 2 4, एंड क्या हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है, ये बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये मतलब दूसरा कैरेक्टर है, बी सिलेक्ट किया, तो बी में क्या करना है मेरे को, अपने को कितनी बार ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो बी में 6 ऐड करते बी कितने पे आता है, 2 पे, 2 में 6, 8, 8 पे कौन सा आता है, एच आता है, एच बन गया। एक्चुअली इसको स्ट्रिंग में ना देख के नंबर्स में भी देख सकते हैं। और हर बार बोर्ड किसके साथ लेना है, 26 के साथ, वही तो, क्योंकि जेड के बाद क्या आएगा, हमेशा वही आएगा, ये आएगा। क्वेरीज क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, आफ्टर रीचिंग द इंस्ट्रक्शन Anya resigned herself to the fact that she has to answer M queries. M queries आंसर करना है उसको। दो टाइप की क्वेरीज हो सकती है, एक क्वेरी जो L टू R में X ऐड कराए, एक एडिशन वाली क्वेरी होगी, एक डिटरमाइन की S ब्यूटीफुल है या नहीं, S नहीं, L टू R ब्यूटीफुल है, ये निकालना है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं भाई, एन एम 2 × 10⁵, कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। एस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए ब्यूटीफुल के लिए। इनको छोड़ो यार, पहले इस पे फोकस करते हैं, जो मैं सोच रहा था अभी। मैं कोड नहीं लिखा है मैंने, तो कोड में भी शायद लाइव लिखने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, उसको अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। मैं इसको अगर इसी अप्रोच से सोल्व हुआ तो मैं आपको कमेंट में पिन करके कोड की लिंक डाल दूंगा, और अगर इस अप्रोच से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो मैं आपको कल ही बता दूंगा, वैसे हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो पहले एक मेरी क्या, एल टू आर और एक्स गिवन होगा, एल टू आर में क्या करना है, एक्स स्क्वायर, टू ऑफ एल टू आर का मतलब क्या है, एल से आर ब्यूटीफुल है नहीं, ब्यूटीफुल के लिए कौन सी कंडीशन नीचे सेट है, ऊपर वाली जो गिवन है, ये वाली। एक्चुअली मैं एडिशन वाली पे देखता हूँ, मेरे को फर्क किससे पड़ता है, मान लो मैं एल टू आर में ऐड करता हूँ, जैसे एल है, एल प्लस वन है, और ये आर माइनस वन, क्या एल और एल प्लस वन में जितने का अंतर, जैसे ए था बी था, कभी इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, इनका डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये फर्क किस पे डालेंगे भाई, एल प्लस वन में अनचेंज है और एल चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, एल प्लस वन चेंज हो रहा है, ये वाला, सॉरी एल माइनस वन, एल माइनस वन क्या अनचेंज्ड है, आर प्लस वन अनचेंज्ड है। आर प्लस वन को किससे फर्क पड़ता है, एक चीज बताओ, इस आर माइनस वन से फर्क पड़ता है, पड़ता है, आर से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इस आर को किससे फर्क पड़ता है, आर प्लस, ये चार वैल्यूज को ही फर्क पड़ता है भाई एक दूसरे से, बाकियों को फर्क नहीं पड़ता भाई, ये बाकियों पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली चेंजेस कैसे आ रहे हैं यार, ये सोचना है मेरे को, एक्चुअली फर्क क्या पड़ता है, मैं स्ट्रिंग को कैरेक्टर से ना देख के नंबर से देखूंगा भाई, ए को क्या मानूंगा, 0 मानूंगा, और जेड को क्या मानूंगा, 25 मानूंगा, बाकियों को इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, एल टू आर में क्या ऐड कर रहा हूँ, एक्स ऐड कर रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने एल में ऐड किया। अब एक चीज मेरे को इसमें देखते क्या समझ में आई, मेरे को यह समझ में आई, अगर डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस एरे बना लूं, जैसे मान लो 0 1 2 ऐसे एन एन इंडेक्स, एन माइनस वन इंडेक्स, तो पहला एलिमेंट होगा इनका डिफरेंस, दूसरा एलिमेंट होगा इनका डिफरेंस, तीसरा एलिमेंट होगा इसका डिफरेंस, ऐसे लास्ट का एलिमेंट कुछ इसका डिफरेंस होगा, ठीक, ओके 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 भाई, ये डिफरेंसेस। मान लो मैं टू से लेके किस पे परफॉर्म कर रहा हूँ क्वेरीज, आगे जितने भी एलिमेंट्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आगे वाले बॉर्डर पे फोकस नहीं करते हैं, एक बार इस वाले बॉर्डर पे करते हैं, तो टू ये वाला डिफरेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, तो आगे कुछ डिफरेंस चेंज होगा, कौन कौन से डिफरेंस चेंज होंगे, ये वाला चेंज होगा, होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला चेंज होगा ही नहीं होगा, बोलो भाई, टू से किस पे पहुंचूंगा, थ्री पे नहीं होगा यार, ये चेंज नहीं होगा, एक तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, एक क्या चेंज होगी, लास्ट वाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी डिफरेंस एरे में, नहीं होगी। तो मैं क्या बिग ऑफ वन में ये परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। तो वैल्यू चेंज कैसे होंगी, दैट डज मैटर, ओनली द थिंग विच मैटर इज वैल्यूज चेंज कैसे होंगी। मान लो ये ए था,
ये क्या था, बी था, या फिर सी मान लो, ए था सी मान था, यानी ये क्या था, जीरो था, ये क्या था, टू था। इसमें मान लो मैंने चार ऐड किया, चार ऐड किया तो डिफरेंस क्या हो गया, टू प्लस चार यार छह का ही हो जाता, सीधी सी बात है। तो मान लो डिफरेंस कितने का था, पहले दो का था, तो चार छह का हो जाता। मान लो मैं 26 ऐड कर दूं, किसका डिफरेंस आएगा, दो प्लस 26 28। मैं 28 का डिफरेंस थोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है इसको वो वापस 26 से मोड़ भी लेना है, तो दो का ही डिफरेंस, वही दो का डिफरेंस आ गया। ऐसे 27 ऐड होता तो तीन का डिफरेंस होता, ऐसे ही अलग अलग डिफरेंसेस होते। बट वोट इफ अगर मैं 25 ऐड करूँ, थोड़ा सा सोचना भी, अगर मैं 25 ऐड करूँ तो क्या होगा, 25 प्लस दो 27, एक आया, तो मतलब वो क्या डिफरेंस होगा, जीरो और एक में कितना डिफरेंस होगा। माइनस वाला केस ढूंढना है मेरे को। तो ये क्या बी पे पहुंचेगा, पता है 25 ऐड किया तो। पर रुको जरा, ये क्या है, मान लो बी है, ये क्या है, मान लो बी है, ये क्या है, मान लो सी है, ये क्या है, एक है, ये क्या है, तीन है, ये क्या है, दो है। अगर मैं इसमें 25 ऐड कर दूं, तो क्या बी बन रहा है, जीरो का डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। इनका डिफरेंस कितने का था, एक का था, तो ये क्या बन गया, 26 बन गया, ठीक है, जीरो आया, आया ही नहीं आया, आया यार। कोई भी डिफरेंस एक्स मान लो, फिर मैं इसमें क्या करता, 26 ऐड कर देता हूँ, इसमें एक में 26, जैसे दो था इसमें 26 ऐड, 26 ना ऐड करके कितना ऐड कर, 24 ऐड कर देता हूँ। ये क्या था, एक था, ये क्या था अपना, दो था, डिफरेंस कितने का था, एक था, तो 24 आ गया, 25 हो गया भाई, 25 हुआ या नहीं हुआ, 25 हो गया। अब बोलते हैं 25 का पॉजिटिव डिफरेंस भी तो आ सकता था, माइनस में कैसे लेता, यही समझ नहीं आ रहा डिफरेंसेस को हैंडल कैसे करना है। लेट्स कंसीडर, मान लो अपन कैसे ना कैसे करके हैंडल कर पा रहे हैं डिफरेंसेस को, एक बार ये मान लेते हैं ना। आप सोच लेना थोड़ा कैसे हैंडल करेंगे डिफरेंसेस को, मान लो डिफरेंसेस हैंडल कर पा रहे हैं कुछ भी ऐड करके, है ना, सम करके, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे क्या, अब मेरे को एल टू आर चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, वो एल टू आर की रेंज में कहीं भी जो डिफरेंस है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो डिफरेंस मतलब इक्वल है या नहीं है, जीरो डिफरेंस का मतलब इक्वल, बिल्कुल यही मतलब है, ओके। जीरो डिफरेंस का मतलब इक्वल। एंड वन मोर कंडीशन, ए बी, जैसे मान लो क्या है, तीन वैल्यूज हैं, तीन नोड्स हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। जिस तरीके से ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस वन, ये क्या दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस टू, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, एक तो वन कंडीशन ये हो गई। अदर कंडीशन क्या होगी, ये दोनों भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ये दोनों भी इक्वल नहीं होने चाहिए। क्या मैं डिफरेंस को जो मैं लेके चल रहा था उसको मोड़ लेने की जरूरत है, मोड़ तो लेना ही पड़ेगा यार, डिफरेंसेस ऐसे हैंडल नहीं होंगे, मतलब वही है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ये मान लो प्लस का डिफरेंस है तो ये माइनस का होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी दो कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस का सम भी है ना वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये आप कैसे चेक करोगे, मैं एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लूंगा। वेट ए सेकंड, दो एरे बना सकता हूँ क्या मैं, जैसे मैंने डिफरेंसेस का बनाया था, क्या मैं एक्चुअली दो एरे बना सकता हूँ, अल्टरनेट ओड पोजीशंस का डिफरेंस, बिल्कुल बना सकता हूँ, ओड पोजीशंस का डिफरेंस और किसका पोजीशन का, इवन पोजीशंस का डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, ओड पोजीशंस का डिफरेंस और इवन पोजीशंस का डिफरेंस, एक ओड पोजीशन का है, एक इवन का, एक सब का है, ठीक है।
ओड पोजीशन से डिफरेंस वाला बन गया मेरा, इवन का बन गया, एक एक बन गया। इनमें क्या होना चाहिए, एल टू आर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यानी कोई भी एल टू आर वैल्यूज बदलेंगी जैसे भी, वो कभी नहीं, कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी समझ में, जीरो नहीं होनी चाहिए। आगे हो गया, जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, चेक कैसे करेंगे अपन? अपन क्या करेंगे, जो जीरो आ रहा है ना, जीरो हो रहा है बदल के, उसको एक सेट में स्टोर कर लेंगे, और फिर एल टू आर में लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल के चेक कर लेंगे कि वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ करेंगे, यही आइडिया रहेगा, मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करूंगा। तो यार यही था ये वाला कॉन्टेस्ट, अभी काफी दिनों बाद होगा शायद अगला कॉन्टेस्ट, तो 2 दिन बाद वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच है, तो अभी तो उस पर फोकस करेंगे। कोडिंग तो चलती रहेगी, हमेशा से चलती आ रही है, हमेशा से नहीं, 3 साल से तो कर ही रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। अभी कुछ नया लेके आने की सोच रहा था मैं, जैसे मैंने एज आई प्रोमिस कि मैं अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट की स्टोरी, एक्चुअली मैं यार वही है उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पैकेज लगा मेरा, बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी ठीक है पर ऐसा नहीं है। पर मैंने रिजेक्शंस बहुत देखे, इवन ओए में मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ, सारे टेस्ट केसेस पास करने के बाद भी। और क्या मैंने गलतियां की, मतलब जितने रिजेक्शन देखे ना, मेरे को ये तो पता चला कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट ओनली लक पे डिपेंड करता है, इवन ऑफ कैंपस भी लक ही होता है यार, जो नौकरी लगना मतलब लक ही है। तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखे मैंने, गूगल, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी नाम, जिस भी कंपनी का नाम एग्जिस्ट करता है ना, एटलासियन, डीबी, जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, मैंने सबके रिजेक्शन देखे हैं सब। तो मैं वो मर्ज करके सारी कंपनीज के नाम लिख के फिर मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगा कि कहाँ मैं, मेरी गलती थी, कहाँ सामने वाले ने मेरे को नहीं लिया, कहाँ सीजीपीए से कितना फर्क पड़ा, हर चीज जो भी है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए ओनली। थैंक यू।